इस कोर्स के लिए बेहतर बेहतर ये है, जो जैसे आप लोगों का भी है कि आपने अकाउंटिंग बेसिक पढ़ी हुई है, सो थोड़ा सा इसमें अकाउंटिंग भी यूज होगी। अकाउंटिंग के सेंस के कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, वी विल बिल्ड अप द, तो थोड़ी बहुत डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बेसिक नॉलेज जो है ना थोड़ी सी आनी चाहिए। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, फिर भी अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पिछला रिफ्रेश कर सकता है अपनी किताबों से अकाउंटिंग की। लेकिन ये कि विल ट्राई टू, और दूसरा ये कि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वो पूछ ले। इट वुड बी इंटरेक्टिव सेशन। तो चलें, तो लेट स्टार्ट। तो ये क्या होता है फाइनेंस, कोई बताएगा? व्हाट इज फाइनेंस? हमारा जो ये है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस है, तो एक्चुअली जो हमारा कोर्स का टॉपिक है वो है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस के लिए आपको पहले बिजनेस को समझना होगा और फिर आपको फाइनेंस को समझना होगा। तो ये फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंस? जी, एनीबडी? Sir, finance subject is more or less related to the allocation of resources, monetary resources, where the finance department used to have a look for the future, and then accordingly they manage allocate these resources, monetary resources. ठीक है, तो जैसे इन्होंने बात की है अब्दुल कादिर ने कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या 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 फंक्शनैलिटीज हैं जी? कादिर साहब थोड़ा सा बताएंगे। Basically, if we categorize relating these two departments, accounting and finance, finance is purely related to the forward-looking approach, basically, for these organizational funds. फाइन सर मैं ऐड करूँ सर फाइनेंस? जी 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 अब्दुल्ला। हाँ सर, ये इसके अंदर फाइनेंस जो है ना मैनेजिंग मनी से रिलेटेड होता है। इसमें जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के 4 मेजर पोर्शन होते हैं। अकाउंट रिपोर्टिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, ट्रेजरी होता है, और ऑडिट का जो फंक्शन होता है। इस तरह से कॉर्पोरेट का भी एक एरिया आ जाता है, वो कॉर्पोरेट का एरिया ज़्यादातर अलग रखा जाता है। तो जो ट्रेजरी वाला फंक्शन है वो बेसिकली फाइनेंस का एरिया है, और अकाउंटिंग रिपोर्टिंग जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह आ जाता है। सही है। तो बेसिकली जो इन्होंने कहा वो ये कि इन फर्म जो है, जो आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर 4 बेसिक फंक्शंस है जैसे उन्होंने बात की। रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग मीन्स एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग है जो कि आपकी इंटरनल अकाउंट वो जो होती है। और ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। और ट्रेजरी। और चौथा ट्रेजरी है, ठीक है ना? तो इनमें से जो चौथा है वो फाइनेंस का उसमें आता है जिसमें ट्रेजरी है। और अजय ट्रेजरी जो है वो उन जगहों पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है डे टू डे। उसके लिए हम एक अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं। या ये कि आपकी मनी मार्केट की ट्रेडिंग, तो अगर कॉरपोरेशन खासतौर पे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है तो उसको ट्रेजरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो फाइनेंस जो है वो बेसिकली इन कंपनीज जो है वो विद इन द डोमेन ऑफ इन अकाउंटिंग ही ऑपरेट करता है। लेकिन जब कंपनी बड़ी होती है तो फिर हम उसमें सेपरेट उसमें होता भी है। जिससे अब्दुल कादिर ने जो कहा ना, फाइनेंस फाइनेंस जो है वो प्लानिंग पे डिपेंड करता है। जी अब्दुल कादिर, आप बताइए आपने क्या कहा था, थोड़ा सा Sir, एक्सप्लेन करिए। what is differentiated between accounting and finance? That accounting is more or less dealing with backward recording of these business transaction, but larger companies' finance department is always looking forward. The approach that how to optimally utilize these resources, monetary resources. सही है। तो अब्दुल कादिर जो कह रहे हैं वो ये कि जो अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली दे रिलाई ऑन द हिस्टोरिकल पास्ट डेटा, उसको उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट इज हैपेंड, बेसिकली उसका फोकस ये होता है। और जो फाइनेंस होता है वो फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। यानी मतलब ये कि अगर आप कल कोई डिसीजन ले रहे हैं, सो व्हाट वुड बी द राइट डिसीजन, कि कोई आप प्रोजेक्ट लगाएं या ना लगाएं, तो उसमें फाइनेंस आता है। तो वो ये बात उनकी सही है कि फाइनेंस के अंदर एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है और अकाउंट्स के अंदर जो है वो हिस्टोरिकल अप्रोच होती है, जो पीछे जो आपके फिगर्स हैं उसको। तो अकाउंटिंग इज डिस्क्लोजर। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो अकाउंटिंग जो है वो डिस्क्लोजर होती है,
कि आप अच्छा उसमें फोकस ही ये होता है डिस्क्लोज करने का, और फाइनेंस में जो फोकस होता है वो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दो फर्क हैं। और फिर एक फर्क ये है कि अकाउंटिंग में जो डिस्क्लोजर है वो जारी बात आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स के लिए होता है मोस्टली, और फाइनेंस में क्योंकि डिसीजन मेकर जो है वो खुद इनसाइडर्स होते हैं तो इनसाइडर्स के लिए होता है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये है कि बिकॉज डिस्क्लोजर आपके जो हैं वो बेस करते हैं सर्टन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, जैसे आईएफआरएस हो गया या दूसरा हो गया, तो वो सर्टन प्रिंसिपल्स पे करते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है एंड यू हैव टू हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। इंटरनल रिपोर्टिंग जैसे फाइनेंस के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो आपको लॉजिक ड्रिवन होता है रादर देन रूल ड्रिवन। ये एक बेसिक फर्क है। फाइनेंस इज मोर ऑफ अ लॉजिक ड्रिवन डिसिप्लिन, क्योंकि इसमें रूल से ज़्यादा लॉजिक देखी जाती है। जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि इन्वेंट्री को कैसे लेना है बुक्स पे, तो एक रूल ड्रिवन होगा कि भाई आपका जो है आईएफएस क्या कहता है, और एक लॉजिक ड्रिवन होगा कि किसकी वजह से आपका जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है वो अफेक्ट कर रहा हो, यानी आपकी इनकम बढ़ जाए या आपका फ्यूचर में या करंट जो है ना आपकी कैश फ्लोज बढ़ जाए। तो बेसिकली जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो वी फोकस ऑन मोर ऑफ लॉजिक ड्रिवन थिंग के रिगार्डलेस के फिर वी कैन इवन क्वेश्चन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एज वेल कि भाई क्या ये प्रिंसिपल हमारे लॉजिकली करीब है या नहीं है। तो इसमें जो है लॉजिक ड्रिवन और कॉन्सेप्चुअली जो है हम देख रहे होते हैं। तो ये फर्क है अकाउंटिंग और फाइनेंस में बेसिकली का। तो अब जब भी हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे, अभी हमारा ये तो हम इंट्रोडक्शन पे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट आगे जो होगा जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और ये सब है, तो वो भी हम जो है वो रूल्स भी देखेंगे, उसके अलावा हम उसको लॉजिक भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके फायदा क्या है, इसकी कंपनी को यानी कि डिसीजन मेकिंग में कैसे फर्क पड़ता है कि वैल्यूएशन रिकॉर्डिंग जिस तरह से करते हैं। तो हम उस पॉइंट से देखेंगे। तो इट्स मोर ऑफ अ लॉजिक ड्रिवन, ठीक है ना। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? जी सर ये मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये सर ये इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला एरिया जो है वो भी हाँ। फाइनेंस में कवर होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो है ही यही, यानी फाइनेंस का ये जो पार्ट है इसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बिजनेस फाइनेंस डिसीजन भी यही हमारे जो सीए में पढ़ते हैं अच्छा वो भी अब यही। नाउ हाँ, अब सवाल दूसरा ये आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस फाइनेंस यानी फाइनेंस, इसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा बात तो वही है, दोनों जो हमने जिस पॉइंट पे डिस्कस किया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो अ लॉजिक ड्रिवन, इट इज आल्सो इंटरनल रिपोर्टिंग, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनेंस भी यही है। हाँ अब जो हाँ फोकस जो फाइनेंस में ज्यादा आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ कैपिटल पर, यानी कि फाइनेंस इज नॉट ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले भी फाइनेंस का काम कर रहे होते हैं, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंस की तो हम ये बात करते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो किस तरह आपने जनरेट करने हैं, जिसके अंदर आपका डेट होता है और इक्विटी, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। वो किस तरह जनरेट करते हैं, उनकी मिक्स क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में वो कौन सी मिक्स होनी चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो। तो वो जो अगर हम कहें बैलेंस शीट के जो है लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो जो राइट हैंड साइड होती है जिसमें इक्विटी कहते हैं, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस, और सेकेंडरी फंक्शन जो है फिर एसेट साइड आ जाती है। तो प्राइमरीली फाइनेंस जो है वो डील करता है रिसोर्सेज को, फंड्स को, कि हाउ टू गेट फंड्स, हाउ व्हाट इज द मिक्स ऑफ द फंड्स। और ये फंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और कंपनी की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, काफ़ी चीज़ें द वे यू गेट फंड्स उससे जो है वो डिटरमिंड होते हैं। तो ये फर्क है, फोकस का फर्क है। फोकस फाइनेंस में थोड़ा सा इसमें आता है, ठीक है ना। ये माइनर सा फर्क है, कॉन्सेप्चुअल फर्क है, लेकिन ये की बात सही है कि दोनों चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग ही हैं। और कोई ऐड करेगा नहीं एल्स? जी सर अब्दुल वहाब जी। हाँ सर, मैं ये कहूँगा कि सर सीए में हमने ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस फाइनेंस डिसीजन दोनों पढ़ा हुआ है। तो हाँ उसमें जो हम लोग आगे कोई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे होते हैं, तो जो प्रोजेक्ट लगाना है नहीं लगाना है कैपिटल बजटिंग के अंदर, वो मैनेजमेंट हाँ अकाउंटिंग बताती है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को किस सोर्सेज से फंड करना है
वो हाँ। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन बताता है कि उसका मिक्स क्या होना चाहिए, कितनी इक्विटी कितना डेट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जो बिजनेस फाइनेंस डिसीजन है ये फाइनेंस है एक्चुअली। ये फाइनेंस, दैट्स गुड, थैंक यू। यानी बिजनेस फाइनेंस जो आपका, जो मैंने कहा ना, जो राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट है, कि वो हाँ रिसोर्सेज का मिक्स क्या होना चाहिए, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस। जब आप फाइनेंस का एडवांस पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, डिविडेंड पॉलिसीज, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसीज, ठीक है ना। तो ये बेसिक फाइनेंस है। तो वो बेसिकली हम ये डील करते हैं कि वो रिसोर्सेज कैसे जनरेट होते हैं, क्या मिक्स होना चाहिए, किस तरह से वो रिसोर्स जनरेट होंगे जिससे आपकी जो कॉस्ट कम से कम हो, बेनिफिट ज़्यादा हो, ये ज़्यादा फोकस होता है। तो वो जो आपने बात की है, मैं उसको सेकंड करता हूँ कि प्रोजेक्ट एवेल्युएशन जो है वो ज़्यादा फोकस ऑफ है मैनेजमेंट का, और मिक्स ऑफ फंड जो है वो फाइनेंस, ठीक है ना। क्लियर है थैंक यू। जी। और एनीबडी एल्स हु वांट टू ऐड समथिंग? इसमें इसमें हमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग प्लीज फ्रीली जो है इसमें कहा करें जी। तो बहरहाल तो ये बेसिकली फाइनेंस का है। नाउ यू, जैसे अब जब स्लाइड पे भी लिखा है ना, 3 लेवल्स ऑफ फाइनेंस है। वन इज अ पर्सनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस मिडिल आता है। तो अब पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि अगेन अगर हम उसको राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट की बात करें, तो जो पर्सनल फाइनेंस है वो ये होता है कि आपकी जो इंडिविजुअल, कभी आपने गाड़ी खरीदी है, कभी आपने घर खरीदा है, तो उसमें जो आपने फाइनेंसिंग ली है, फंड्स लिए हैं, तो वो उसकी बात करता है पर्सनल फाइनेंस। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक होते हैं, लाइफ में कभी कभी लिए जाते हैं, बहुत रेगुलर नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ऐसा फुल टाइम वो एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। जब आप थोड़ा सा बढ़ते हैं, एसएमईज की तरफ आते हैं, तब जो है आपको थोड़ा सा अकाउंट्स की डिटेल वगैरह के लिए रखना पड़ता है, लेकिन फाइनेंस के लिए फिर भी ज़रूरत नहीं होती। इवन एसएमईज या छोटे बिजनेसेस में जो है अकाउंटिंग की तो शायद ज़रूरत हो जाती है कि पेरोल्स का आपका काम हो, या ये कि दूसरी चीज़ें हो, इन्वेंट्री का काम हो, तो इसमें यू कैन नीड अकाउंटिंग। लेकिन फाइनेंस की फिर भी ज़रूरत नहीं होती। वाई? बिकॉज दे आर काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिक नेचर की होती है, उसमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आपकी कंपनी बढ़ती है तो उसमें फिर आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। तो बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल पे जब कंपनी आती है, देन यू रिक्वायर्ड अ फुल टाइम फाइनेंस फंक्शन, जिसके अंदर जो है आपकी, क्योंकि कंपनी को यानी कि इंडिविजुअल को तो कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए भी, डे टू डे अफेयर के लिए भी, यू नीड अ फाइनेंशियल लाइन बेसिकली। तो इसके लिए यू नीड अ सेपरेट, क्योंकि ना सिर्फ कंपनी लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। जबकि छोटे बिजनेस के अंदर लगाने के लिए तो शायद पैसा चाहिए हो, लेकिन चलाने के लिए वो बिजनेस खुद ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन के अंदर जो है ना, वो आपको कंपनी चलाने के लिए भी पैसा रिक्वायर होता है, तो इसलिए जो है ना आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आपका बढ़ता है, काम बढ़ता है, आपके बिजनेस की वॉल्यूम बढ़ता है, तो यू नीड अ सेपरेट और आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए जो रेगुलरली फंड रेस करता रहे। तो इसलिए फाइनेंस की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर कॉर्पोरेशन से आगे जाता है तो पब्लिक फाइनेंस आ जाता है। जब आपकी गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? जो आपके बजट जैसे होता है, बजट में आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, तो आपको बजट बैलेंस करना है। तो जब बजट बैलेंस नहीं होता तो आप लोन लेते हैं, आईएमएफ से फाइनेंसिंग करते हैं, वर्ल्ड बैंक से करते हैं, या आप और कोई आप एसेट सेल कर रहे होते हैं। सो वो आपका आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। तो यू हैव अ लेयर ऑफ फाइनेंस, और तीनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जी वहाब, अब्दुल वहाब जी। हाँ जी सर, ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं आप ग्रुप? जी मैंने कर दी है। तो कर फिर दिए, मैं थैंक यू। ठीक। तो सो दैट इज वाई यू नीड डिफरेंट। तो ये जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट। तो भी बेसिकली हमें जो है फाइनेंस के अंदर जो है, ये वाले जो पीपीटी अगर नजर आ रही है, तो ये वाला जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, बेसिकली हमारा डोमेन ये है इस कोर्स का ना। तो इस कोर्स का डोमेन जो है एक्चुअली इट्स कॉर्पोरेट फाइनेंस के, हाउ फर्म्स यानी बिजनेसेस जो है वो करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। So we are not concerned with individual financing, we are not concerned with public financing, we are concerned with corporate finance, ठीक है। पहला तो ये हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए जो है,
कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए अच्छा किताब जो है मैंने आपको ये लिखी हुई है, मैंने उसमें भी डाल दी है, ब्रिघम एंड ह्यूस्टन मशहूर किताब है। इसको आप वो कर दें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस है इसका नाम, ठीक है ना। ठीक है, तो ये किताब आप जो है ये किताब हम यूज करेंगे तो यू कैन इजीली, इट इज इजीली अवेलेबल, और मैं बल्कि मैं शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप पे ना किताब को, ठीक है। बल्कि एक मिनट में भी कर देता हूँ। सही है, तो ये मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है किताब, और आप इसको भी देख सकते हैं, आप ले लेने तो ज़्यादा बेहतर। सो दैट विल बी, दिस इज द टेक्स्ट दैट विल बी फोकसिंग ऑन, ठीक है। बाकी दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि हमने बिजनेस फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात की, तो हमने एक साइड तो हमने देखी फाइनेंस की, दूसरा साइड है बिजनेस का, ठीक है। सो बिजनेस में जी वहाब, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर व्हाट इज, तो हमने पहले ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर बिजनेस क्या होता है, सही है ना। सो दे आर थ्री फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो ये तीन है: सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे आप स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। तो इनके दरमियान क्या फर्क है, कोई बताएगा एनीबडी? जी जी, इफ्रा इफ्रा आप बताइए। आई बी आस्किंग रेंडमली, ठीक है ना इफ्रा? जी इफ्रा, एनी आइडिया? जी इफ्रा बताए। आई थिंक कोई माइक का मसला है शायद, है। चलें, नुमान नुमान एहसन। सर अगर एक कोई सिंगल इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अच्छा ठीक है। और अगर कोई मतलब मोर देन 2 पर्सन और या 2 पर्सन काम कर रहे हैं तो वो एज एन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत काम कर रहे होते हैं, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। और अगर सिंगल को सोल कहते हैं, दो लोग हों तो पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जी, और अगर एक कंपनी बना के मतलब आप काम कर रहे हैं या तो उस तरह से तो फिर वो कॉरपोरेशन के लेवल पे आ जाएगी। ठीक है ठीक है, तो ये तीन, और कोई इसको बेहतर, कोई और बेहतर इसमें ऐड करेगा कोई, एनीबडी? हमारे जो अकाउंट्स के रिलेटेड लोग हैं वो जरा बताइए कि क्या लीगल क्या होता है, क्या इसमें फर्क है। जी अब्दुल कादिर। Sir, in terms of legal, sole proprietorship have a limitation that hold the liability lies with the owner of the business individuals. And same is with the partnership as well. But it is not true with regard to the corporate in terms of a legal liabilities. चलें, एक इन्होंने फर्क बता दिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक लिमिटेड लायबिलिटी का फर्क है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और कॉर्पोरेशन में लिमिटेड। जी अब्दुल वहाब कुछ कह रहे हैं? यस सर, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही जो है वो तमाम प्रॉफिट्स और तमाम लॉसेस का जिम्मेदार होता है, मतलब। और लेकिन सही। पार्टनरशिप में जो है वो प्रॉफिट्स तो उसको अपना जो शेयर होता है वो ही मिलता है, लेकिन लॉसेस के केस में ना वो एवरी पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल लॉसेस। मतलब एक पार्टनर अगर चला जाए तो दूसरे पार्टनर पे पूरा लोड आ जाएगा। जबकि कॉर्पोरेशन के अंदर ये बेनिफिट, जिसने कहा था कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो जितना आपने पैसा डाला है उतने शेयर तक के आप शेयर होल्डर जो है वो वहाँ तक के लिमिटेड उसकी लायबिलिटी हो जाती है। प्रॉफिट्स के शेयर आपका जो आपको आपका शेयर वो मिलेगा आपको। ठीक है। और लीगल तो ये स्टेटस में अगर आप देखें तो इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होता है। और पार्टनरशिप में जो आपके टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपके टैक्स रिटर्न के अंदर इम्पैक्ट आता है, सोल प्रोप्राइटर में आपके टैक्स रिटर्न में आता है। कॉर्पोरेशन का एक अपना रिटर्न फाइल होता है। ठीक है।
अच्छा, पार्टनरशिप में कोई लीगल भी होती है, कोई लिमिट होती है, कितने पार्टनर्स होने चाहिए, क्या है? 20 की लिमिट है, 20 की 20। लिमिट है। Yes, sir. Minimum 2 and maximum 20. मैक्सिमम 20। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 होने चाहिए, ठीक है ना? तो लीगल लिमिट भी है। जी कॉर्पोरेशन के लिए भी सर लिमिट, हाँ जी जी कॉर्पोरेशन बाप, दो किस्म की कॉर्पोरेशन होती है। प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 2 to 50 तक पार्ट वो शेयर होल्डर्स अलाउड होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है उनमें 7 और प्लस जितने भी हो जाए, उनकी लिमिट नहीं है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं, यानी कि इवन कॉर्पोरेशन में भी लिमिट होती है 50 तक की। हाँ, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड लेकिन कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड भी जो है ना, वो लिमिटेड लायबिलिटी में आ जाता है ना, कॉर्पोरेशन में आ जाता है। हाँ, वो आ जाता है उसमें। हाँ, तो दो किस्म की पार्टनर, हाँ हाँ, कॉर्पोरेशन भी दो तरह की होती हैं। इन्होंने इन्होंने जैसा आरिफ ने शायद बताया कि भाई एक तो पार्टनरशिप में 20 तक की होती है, और कॉर्पोरेशन में दे आर टू काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन, एक तो प्राइवेट लिमिटेड होती है और एक पब्लिक लिमिटेड होती है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसको जो है उसमें लिमिट होती है 50 लोगों, यानी 50 ओनर्स तक की, ठीक है ना? चलें, और एनीबडी एल्स? जी नुमान, यू वांट टू? किसी और ने भी हैंड रेज किया था। सर वो सिंगल मेंबर कंपनी भी तो सर होती है। सिंगल मेंबर कंपनी, ये क्या चीज होती है जी? क्या होती है वो बताएगा? ये कॉर्पोरेट ये सोल SECP ने, कहलाती है। हाँ वो SECP ने एक नया नया वो इशू किया है सिंगल मेंबर कंपनी का, कि जो कम पैसों में जो है आपको खुल जाती है। जी अब जी वो आप कुछ ऐड करेंगे इसमें, क्या है? इसको कॉर्पोरेट सोल कहते हैं, कॉर्पोरेट अच्छा सोल। कि ये इसके अंदर है ना, सिंगल पर्सन की बेसिस पर आप कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी लिमिटेड लायबिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है, और आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी ही है वो, लेकिन जो है उसमें ओनरशिप जो है वो सिंगल ओनर है। तो ये बेसिकली SECP ने जो है वो नया इशू किया था। आई थिंक ये बहुत पुरानी नहीं है, और इसमें लोगों को बेनिफिट के लिए कि आप कंपनीज खोलें, बहुत कम पैसों में खुल जाती है। आई थिंक 25-30 हज़ार में आप कंपनी खोल सकते हैं। तो आई थिंक यही चीज़ है। बहरहाल तो ये जी तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी कम भी है इसकी, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी कम है इसकी काफ़ी, जो शेड्यूल इसके ऊपर कम लगता है। और anybody else wanted to add? सर ऑडिट पॉइंट ऑफ जी वाब साहब, आपका माइक का कुछ मसला था, मैंने म्यूट कर दिया। तो जी और कोई है? जी वाब, यू कैन ऐड, जी बताइए। हाँ, मैं कह रहा था कि सर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़र्क पड़ता है। ऑडिट जो है कंपनीज को करवाना वंस इन अ ईयर ज़रूरी है ओके बाय लॉ। वो और जो पार्टनरशिप का जो है वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट करवाएं। सोल प्रोप्राइटर इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो ऑडिट करवाएं, और कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो, दोनों को ऑडिट करवाना ज़रूरी है। तो ऑडिट जो है वो तो चलें। तो एनीथिंग एल्स? कोई कोई और बंदा इसमें कोई ऐड करेगा? कोई? माशाल्लाह हमारी क्लास में काफ़ी क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। सो एनीबडी हु वांट टू ऐड टू दिस डिस्कशन? तो मोस्टली देखें, आप लोगों ने जो बात कही है पॉइंट्स, तो दिस इज बेसिकली यही चीज़ें हैं। मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। जी आप यू वांट टू ऐड समथिंग? कुछ नहीं सर, तो ऐसी तो ये कि बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो कंपनीज को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन लाइबिलिटी फॉर्म में। कि एक तो आपकी कंपनी हो गई जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप की ग्रुप में करें, और एक होती है कॉर्पोरेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो फ़र्क है, वो फ़र्क जो है वो सिर्फ इसका है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, और पार्टनरशिप में अंदर मल्टीपल ओनर होता है। और दूसरा हिस्सा कॉर्पोरेशन। इन दोनों का जो मेन जो डिफरेंसिंग पॉइंट है वो है ये सेपरेट लीगल एंटिटी का। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी, ठीक है ना? तो जबकि कॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये फ़र्क, ये बेसिक फ़र्क है। अच्छा, लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है
कि अगर आपने कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस किया है तो बेसिकली यू आर डायरेक्टली, अगर आपने कोई फाइनेंसिंग ली है तो या पैसा बोरो किया है तो वो पैसा जो है आपने अपने अपने नाम पे बोरो किया है, बिकॉज कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए आप देखें जब आप चेक्स इशू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स का साइन चलता है, जबकि कंपनी के फॉर्म में कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी तो कंपनी अपने बिहाफ पे बोरो करती है। तो जो सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान, जैसे बहुत सारे डिफरेंसेस की बात की, लिमिटेड लायबिलिटीज, टैक्सेशन, डिस्क्लोजर्स, तो वो बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं वो स्टैंड आउट करते हैं इस बेसिक डिफरेंस से विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर आपकी लीगल एंटिटी सेपरेट होगी तो क्या होगा कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है ना। लिमिटेड क्यों होगी? क्योंकि आपने जो पैसा किसी ने, अगर आपकी कंपनी ने बोरो किया है तो वो ओनर्स के नाम पे बोरो नहीं किया गया, कंपनी के नाम पे बोरो किया गया। तो जाहिर बात है ओनर्स के पर्सनल एसेट जो है वो कंपनी के अंदर, अगर अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है किसी भी पॉइंट पे तो ओनर्स के पर्सनल एसेट जो है वो नहीं यूज हो सकते टू पे फॉर कंपनीज डेट। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आपने पैसा कंपनी को दिया तो आपको मालूम है कि हमने ओनर को नहीं दिया, कंपनी को दिया, दैट सेपरेट लीगल। तो इसलिए जो है ओनर्स की लायबिलिटी लिमिट हो जाती है बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो मैक्सिमम जो कंपनी लूज कर सकती है इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, वो ओनर्स अपना कैपिटल लूज कर सकते हैं, उनकी पर्सनल वेल्थ पर अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा लिया होता है वो कंपनी ने लिया होता है, ओनर्स ने नहीं लिया होता। जबकि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि वो ओनर्स ने क्योंकि अपने नाम पे अपने बिहाफ पे पैसा लिया होता है तो सो दे कैन एबल टू डिफॉल्ट, तो वो उनकी पर्सनल एसेट तक भी जाती है बात। इसी तरह से दूसरा टैक्सेशन की बात है, क्योंकि कॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी तो उसकी जो है टैक्सेशन जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी होती है, और उसके बाद जब उसका डिविडेंड्स या कैपिटल गेन के फॉर्म में ओनर्स को बेनिफिट मिलता है तो उस पर अगेन देयर इज अनदर डबल टैक्सेशन जो ओनर्स पे भी होती है। जबकि पार्टनरशिप एंड सोल पार्टनरशिप में जो है वो टैक्सेशन जो है वो सिर्फ एक ही लेवल पे होती है, वाई बिकॉज कंपनी जो है वो लीगल एंटिटी नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं अप्लाई होता। इसी तरह से तीसरा जो है ईज ऑफ एंट्री और एग्जिट होता है कि उन जो पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर उसमें से कोई भी, जैसे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा डिसीज हो गया या छोड़ दी तो कंपनी खत्म हो जाती है बिकॉज कंपनी के कोई वजूद नहीं है। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर भी अगर लेफ्ट हो गया तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, यू हैव टू रिकंस्टिट्यूट अ न्यू पार्टनरशिप। तो इसकी वजह भी यही है बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी और पार्टनर्स जो है वो सेल्फ ही मिल के काम करते हैं। तो अगर पार्टनर का ग्रुप जो है वो किसी एक बंदा भी चला जाता है सो दैट सीज टू एग्जिस्ट। कंपनी में ऐसा नहीं है, तो कंपनी में ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है बिकॉज कंपनी जो है इट्स सेल्फ सेपरेट लीगल एंटिटी है, उस एंटिटी के ओनर्स में बदलते रहते हैं। तो डे टू डे ओनर्स पब्लिक लिमिटेड में नए ओनर्स आते हैं, कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो जाती है, तो एग्जिस्टेंस आपकी लॉन्ग टर्म हो जाती है। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू कैपिटल। जितना आपका कैपिटल इंटेंस यानी जितना आपका वॉल्यूम बढ़ता है कंपनी का तो उसमें डिस्क्लोजर और दूसरी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़ासतौर पर जब आप पब्लिक लिमिटेड होते हैं। और कोई इसके अलावा कोई पॉइंट है जो इसमें डिफरेंशिएट करता है? Sir, going concern, I would say that related to the corporation is applicable principle. परपेचुअल एग्जिस्टेंट होती है, गोइंग कंसर्न तो उसकी वजह भी ये कॉर्पोरेशन जो है दे आर उसकी जो है ना परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। सो तो ये थी बेसिकली, अगर हम इसको ग्रुप करें तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये एक ही बेसिक फ्रेमवर्क से निकलते हैं विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ये हमने डिस्कस कर दिया, आसानी से बन जाती है, फ्यू रेगुलेशंस होती हैं, एडवांटेजेस हैं, और नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। डिसएडवांटेज में डिफिकल्टी टू रेस कैपिटल, जारी बात है छोटी कंपनी होती है तो उसमें ऑप्शंस आपके पास कम होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी बिकॉज देयर इज नो, और लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ क्यों? कोई भी एक पार्टनर या जो है वो उसकी जो कंपनी की जो लाइफ होती है वो कलेक्टिव लाइफ ऑफ पार्टनर और उसमें डिपेंड करती है, जबकि कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन में आना जाना लगा रहता है, कोई नया भी आ सकता है, कंपनी इटसेल्फ गोइंग कंसर्न होती है। वो जैसे इन्होंने कहा अनलिमिटेड लाइफ, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, वाई बिकॉज इफ अगर कोई पार्टनर चला भी जाए तो कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जारी बात है पार्टनर कैन इजीली सेल देयर शेयर एंड एग्जिट विदाउट हैव एनी इफेक्ट ऑन द कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी है बिकॉज वही मैंने आपको बताया इसकी बात। ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल है बिकॉज कंपनी के साइज बड़ा होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है तो लोग जो है उसको पैसा दे सकते हैं। डिसएडवांटेज में डबल टैक्सेशन होती है, यानी कि पहले कंपनी पे टैक्स लगता है, उसके बाद उसके
इनकम पे टैक्स लगता है जो आपकी डिविडेंड के फॉर्म में जारी होती है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी टैक्स है और कॉर्पोरेट लेवल पे। कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड रिपोर्ट फाइलिंग, जाहिर बात है कंपनी के जो ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी बढ़ जाती है, खासतौर पर जब पब्लिक होती है। सही है ना? सो यहाँ तक बात समझ में आई? एनी क्वेश्चन जिसमें कोई ऐड करना चाहे? जी वाप साहब, यू वांट टू ऐड? सर इसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का। क्योंकि अच्छा। आप अगर रेसिडेंट हो जाते हैं तो फिर आप वर्ल्ड इनकम के लिए टैक्सेबल हो जाते हैं। इसमें जो होता है ना, तो ये अगर आप अपना कोई बिजनेस किसी और कंट्री में जाके आप करते हो और कंपनी बना के करोगे तो वो कंपनी रेसिडेंट होगी, आपकी इनकम वहाँ के रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा और वहाँ के टैक्सेशन के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, इसके अंदर ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो डिफरेंट हुआ है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस देखते हैं कहाँ पर एग्जिस्ट करता है कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर बाहर एग्जिस्ट करेगा तो वो वहाँ उस कंट्री में रेसिडेंट हो जाती है। और जहाँ इंडिविजुअल के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि वो 180 डेज प्लस किस कंट्री में रह रही है, वो रह रहा है, वो उसके हिसाब से वो रेसिडेंट होता है। ये पॉइंट भी जो है ये डिपेंड करता है सेपरेट लीगल एंटिटी पर, और वो ये है कि जुरिसडिक्शन, जब आप जो रेजिडेंस नहीं होते तो बेसिकली जहाँ आप फाइलिंग करते हैं उसमें उसके लिए एक रूल है कि एक खास पीरियड तक आप उस कंट्री में रहें, तो उस पर वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट स्टेटस मिलता है। तो इसकी वजह से आपका टैक्स का जो है जुरिसडिक्शन पता चलती है। तो अगर कंपनी है तो कंपनी इटसेल्फ जो है, अगर ओनर एक फॉरेन कंट्री में कंपनी खोले हुए भी है तो कंपनी विल बी रेजिडेंस, ओनर विल नॉट बी रेजिडेंस। तो आपकी जो ओनर जो होगा वो उस टैक्स रिजीम में नहीं आएगा, वो आपकी होम कंट्री में आएगा। और इसकी वजह ये है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी वुड बी टैक्स्ड ऑन दैट कंट्री जहाँ पे होस्ट है, लेकिन आपका ओनर जो है वो होस्ट नहीं रहेगा डिस्पाइट के आपने वहाँ कंपनी खोली हुई है। ठीक है ना जी? हसीब साहब, अब्दुल हसीब। Sir, can you please throw some light on double taxation? अच्छा जी, डबल टैक्सेशन। देखें, डबल टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसके बाद सबसे पहले जो है ना टैक्स होता है। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट देखी हो, सो बिफोर नेट इनकम यू हैव अ टैक्स, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, देन यू पे इंटरेस्ट, देन यू विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्स एंड देन यू पे टैक्स। तो वो जो टैक्स पे किया जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो जब आप टैक्स पे करने के बाद आपकी नेट इनकम आती है, तो नेट इनकम जो है वो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जब शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होती है, वो डिविडेंड की फॉर्म में हो या कैपिटल गेन की फॉर्म में हो, दोनों सूरतों पे जब आप ट्रांसफर करेंगे तो शेयर होल्डर्स को उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने कभी किसी के शेयर खरीदे हुए कंपनी के, तो आपको जो है ना वो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो टैक्स जो है ना वो आप अपना जब फाइलिंग करेंगे तो उसमें हम इनकम टैक्स शो करेंगे। तो आप जो है ना डबल टैक्सेशन कर रहे हैं। एक लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स हो गया, जो उसके बाद जो पैसा बचा उस पर आपको इंडिविजुअल लेवल पे टैक्सेशन होती है। तो ये चीज़ जो है पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप में नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स एट द फर्स्ट प्लेस, देयर इज नो कॉर्पोरेशन। ठीक है ना? सही है हसीब? Thank you, sir. जी वापस आप कुछ ऐड करेंगे आप? गलती से शायद रह गया हाथ में, मैं हटा अच्छा देता हूँ। चले, तो क्लियर है? एनीथिंग एल्स कोई और इसमें ऐड करेगा? जी, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। ये बात क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है। सो ये तो हमारा जो बेसिक कोर्स का मकसद है बिजनेस फाइनेंस, तो हमने ये देख लिया कि बिजनेस क्या होता है, किस तरह से बिजनेस डिफरेंस होते हैं, और फाइनेंस क्या होता है बेसिकली। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो हमारा आता है फाइनेंशियल ये गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? बिफोर वी टच ऑन दैट, लेट्स डू सर्टन सम ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, क्योंकि हमने बात की है वी आर नॉट कंसर्न, वी आर कंसर्न विद अ नैरो ग्रुप ऑफ कंपनी जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशंस। ठीक है ना? कॉर्पोरेशंस का गोल क्या होता है? अच्छा, गोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको किसी कॉर्पोरेशन का गोल मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि वो उस गोल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे बेसिकली, यानी कि उसके सारे एक्शंस आप इंटरप्रेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द गोल। तो इसलिए जो है गोल ऑफ अ कॉर्पोरेशन क्या होना चाहिए एज अ होल, कंपनीज को कंपनी का गोल क्या होना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं
क्या होना चाहिए, क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आज पूछते हैं कि जी कोई बताएगा, एनीबडी, व्हाट वुड बी So द first of all, गोल। it's about earn profit. चलें, पहला गोल तो ये है, कंपनी का जो पहला गोल है, वो है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है जी। वाह। Second would be like contribute in development of the society, welfare of the society. अच्छा, तो हम लिख लेते हैं इसको ना। पहला पहला गोल जो है आप कह रहे हैं, पहला गोल जो है वो है टू अर्न प्रॉफिट। दूसरा गोल आप कह रहे हैं क्या, दूसरा क्या कहा आपने? Contribute in development of the society, welfare of the society, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। together with preserving the environment without harming the environment. तीसरा गोल आपने कहा इन्वायरमेंट, ठीक है ना। एनीबडी एल्स? ये प्राइम गोल, जी वाह प्राइम साहब। गोल, हाँ प्राइम गोल तो सर कंपनी का हमेशा होता है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करना। अगर शेयर यानी होल्डर्स, प्राइमरी गोल यहाँ पे आ गया वेल्थ, ठीक है ना। हाँ वेल्थ की इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ, चले। तो और कोई, एनीबडी एल्स? Sales increase, sir. सेल्स इंक्रीज, Yes. चल। Sales and production increase. सर और इसके अलावा सर गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करना, जो डिमांड है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, सही है ना। Sir, 100% quality goal to improve the quality of our products. अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, मतलब या इनडायरेक्टली R&D कह सकते हैं इसको। अच्छा, R&D। Sir, provide employment opportunities. So we can say increase the market share. ओके, और To get Anybody the else? maximum project, हाँ, get the maximum projects. गेट द मैक्सिमम प्रोजेक्ट, यानी और Sir, global footprint. ग्लोबल फुटप्रिंट। अच्छा, ठीक है जी। और बताएं कोई। हाँ, एनीबडी एल्स? Increase the assets. Sir, improving good manufacturing practices. अच्छा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छा। So contribute in GDP. और Increase the assets, sir. इंक्रीज द एसेट। और एनीथिंग एल्स? कोई और गोल हो सकता है, एनीबडी एल्स? Also take care of the employees' well-being as an organization. That would be then their objective as well. एम्प्लॉइज वेलबींग, और एनीथिंग एल्स? To create different nature of business. टू क्रिएट Different nature of business.
अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन कह लेते हैं, Yes, sir. Diversification. बाय द बिजनेस, ठीक है ना। Sir, increase order average value. इंक्रीज ऑर्डर, Average value. यानी हम सेल्स कह लें, इंक्रीज सेल्स कह लेते हैं उसको। हाँ जी सर। हाँ, तो चले वो तो हो गया, यहाँ पे आ गया इंक्रीज सेल्स। और कोई? जी, Career development of employees. डेवलपमेंट, Career development their employers. डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, Sir. एम्प्लॉय वेलबींग के बाद हम कहते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है ना। ठीक है, और Fundings, एनीथिंग एल्स? fundings boss. फंडिंग, जी fundings. अच्छा फंडिंग, ठीक है। और नेशनल प्रोग्रेस भी हो सकता है सर। नेशनल प्रोग्रेस, Digital marketing. जी, हाँ? नेशनल प्रोग्रेस। Digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, Yeah. इसको डिजिटल मार्केटिंग को हम ये कहें कि इंक्रीज द Marketing क्या कस्टमर बेस कहते हैं? मार्केटिंग कह लें आप, कस्टमर सर्विसेज। यानी हम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग ज्यादा करना है ना, ये कह रहे हैं आप? प्रोडक्ट की मार्केटिंग। प्रोडक्ट की मार्केटिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट द प्रोडक्ट, ठीक है। सर इस तरह कह लें। Sir, easily get bank facility like liabilities. इजीली गेट, Bank facilities like liabilities, इजीली financing, गेट fleet फाइनेंसिंग, finance. फंडिंग, फंडिंग कह लें उसको, हैं? फंडिंग So हमने यहाँ पे financing, फंडिंग कर दें इसको, हैं? बैंकों से आप पैसा ले सकते हैं। जी। और एनीथिंग एल्स? और कोई इसमें ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का? जी अंकल, आप फराज जी क्या कह रहे हैं? Pay back to society as sense their responsibility in indulge in social activities and social welfare. अच्छा, तो एक तो ये हो गया शायद मेरे ख्याल से, लिख लेते हैं पे बैक टू सोसाइटी। सर नंबर 3 को लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हाँ ये लिखा हुआ है, वैसे यहाँ लिखा हुआ है। सर इसमें ऐड कर सकते हैं ऑफिस आर्किटेक्चर। हाँ, ऑफिस आर्किटेक्चर। ऑफिस आर्किटेक्चर यानी कि बेहतर करें ऑफिस को, ये कह रहे हैं कुछ आर्किटेक्चर। बिल्कुल। तो इन ऑफिस एनवायरनमेंट आप कह रहे हैं, तो ये एम्प्लॉइज में नहीं आ जाएगा, एम्प्लॉय इन डेवलपमेंट? नहीं सर, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ सर ऑफिस एनवायरनमेंट की, बिकॉज जो हमारे पास वेलबींग में एम्प्लॉय की सिटिंग एनवायरनमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इस सेंस में ऑफिस आर्किटेक्चर जो है वो समथिंग एल्स सर। ऑफिस आर्किटेक्चर। And sir, as a corporation, they must comply with this local laws and regulations. Compliance with the local laws, you may say. Compliance with local laws. Or anything else? So, और कोई और किसी का कोई आइडिया है, कोई जो आप समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है या होना चाहिए? सही। अच्छा चलें, हमने ये काफी Sir, to improve market image. इम्प्रूव मार्केट इमेज, इम्प्रूव फर्म्स इमेज कह लें उसको, हैं?
सॉरी सर, इम्प्रूव इम्प्रूव फॉर्म्स इमेज यानी कंपनीज का इमेज है, कंपनी का इमेज। यस सर, एक सॉर्ट ऑफ ब्रांड इमेज। चले और कोई एनीथिंग एल्स? इम्प्रूव कंपटीशन एंड मार्केट पेनिट्रेशन। अच्छा, इम्प्रूव पैकिंग डिजाइन, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स डिजाइन पैकेजिंग है। जी सर। चले और एनीथिंग एल्स? हम इसको भी एनालिसिस करते हैं, काफी हमारे पास आ गए। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग सर। हाँ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। अच्छा, शायद ये हमने पहले कर दिया डिस्कस, आई थिंक कहीं ना कहीं किया था हमने शायद। चलें लेते हैं, अगर नहीं किया तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली और एनीबडी और कोई इसमें, या मेरे पास काफ़ी हो गए। तो ये हमने आइडेंटिफाई किए, कोई 15-20 हमने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं कंपनी के। तो जी सर मैं ये कह रहा था कि अगर किसी कंपनी को देखें तो स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 5-6 स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स होते हैं, हाँ हाँ, तो एक तो कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, जो वेंडर्स हैं, प्लस शेयर कैपिटल का हो गया, जो बैंक जो लोन दे रहा है लेंडर वो है, प्लस आपके कहते हैं एक्सचेकर है, और इस तरह के 5 स्टेक होल्डर्स हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनको क्या बेनिफिट कंपनी दे रही है, तो उससे हमें ना एक ऑर्गेनाइज थिंकिंग हमें पता चलेगा कि क्या क्या बेनिफिट है। प्लस 6 तरह के कैपिटल होते हैं हर कंपनी के अंदर। 3 तो कहना चाहिए जो मैंने GRI वगैरह थोड़ा पढ़ा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। वो 3 कैपिटल तो हम एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। एक तो होता है जो नॉर्मल फाइनेंस वाला कैपिटल होता है, वो आप आगे फाइनेंस का पढ़ाएंगे भी। दूसरा होता है मैन्युफैक्चर कैपिटल, जो कि प्लांट मशीनरी वगैरह का, और तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो टेक्नोलॉजी आ होती है। इसके अलावा 3 कैपिटल कौन से होते हैं? ह्यूमन कैपिटल होता है, सोसाइटी कैपिटल होता है, आपका नेचुरल कैपिटल होता है। अब यहाँ पर हम इन कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो फॉर्म इन कैपिटल को क्या दे रही है इन रिटर्न। ये दो मेरे दिमाग में ये देखते हुए स्ट्रक्चर आ रहा था क्या कि हम कैपिटल फॉर्मेट में GRI के जो है वो उसको फॉलो करते हुए देख सकते हैं, या फिर हम स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कंपनी क्या दे रही है, किस किस के लिए क्या है। क्योंकि कंपनी को जैसे कि जो 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, सोसाइटी का और इनकम, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सही। और कोई एनीथिंग एल्स? जी अच्छा, उसमें कैपिटल अप्रोच भी है जी। रिया रिकॉर्ड्स भी ऐड कर इसमें। हाँ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, अच्छा ये हमने शायद नहीं किया, वो भी लिख लेते हैं। चलें इसमें फिर सर टेक्निकल इनोवेशन भी आ जाता है। हाँ, R&D हमने डाला हुआ है इसके अंदर। एक्चुअली वो ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ना, R&D ही करती है। कवर हो जाता है हमारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एनीथिंग एल्स? चलें तो लेट्स एनालाइज इन, ये काफ़ी हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब पॉइंट्स में मसला क्या है, देखें एक पॉइंट आप समझ लें। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे पास डिफरेंट गोल्स हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, ये सारे। इन गोल्स में प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आपका इन गोल के ऊपर कोई गोल हो बेसिकली, क्योंकि अगर गोल आपस में डाइवर्ज कर रहे हो ना, तो फिर कोई बंदा, क्योंकि देखें ना, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, तो हम ये देखते हैं कि गोल क्या है। हर एम्प्लॉय के अपना एक आइडियाज़ होते हैं ना, कि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये वो आइडियाज़ हैं जो आप लोगों के जहन में होते हैं और जो आप देखते हैं। अब सवाल ये होता है कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं कि जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो
फिर अब ये देखते हैं कि वो कौन सा आइडिया बेहतर है। तो वो कौन सा आइडिया बेहतर, जब हम ये कहते हैं कि जो हमारा कोई एक खास गोल है, अगर उस गोल पे कोई आइडिया ऊपर उतर रहा है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये आइडिया सही है। अगर हम मल्टीपल गोल्स बनाएंगे तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बंदा सही बात कर रहा है, क्योंकि हर बंदे का जो हर एम्प्लॉय जो है वो कंपनी को एक अलग नज़र से देखता है। जैसे हमने आप यहाँ देख लें कि यहाँ पे जो है कई 18-20 किस्म के जो है वो गोल्स आते हैं, जो कि आप सब लोग कंपनीज में ही जॉब करते हैं। और ये एक कोई एक खास कंपनी नहीं है, जनरल कंपनी। तो हर एम्प्लॉय कंपनी को एक खास नज़र से देख रहा होता है, कंपनी जो क्या करना चाहिए उसी हिसाब से गोल है। तो जब तक के गोल के अंदर कोहेरेंस नहीं होगी, जब तक के, तो वो जो है एम्प्लॉय कभी भी जो है ना वो एक डायरेक्शन पे नहीं मूव करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि ये जितने भी गोल हैं, दे हैव टू हैव अ कोहेरेंस विद इन देमसेल्फ। यानी कोहेरेंस लाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक प्राइमरी गोल है, और उस प्राइमरी गोल को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो गोल जो है, जब भी हम बात करते हैं गोल्स में भी ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल कोई एक होगा। अगर हमारा गोल एक नहीं होगा तो क्या होगा कि आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आपकी डायरेक्शन लेस हो जाएगी कंपनी, हर बंदा अपने हिसाब से वो करेगा, सही है ना। तो देयर हैज़ टू बी अ यूनिफाइड वन काइंड ऑफ अ गोल। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा गोल है, इन सब में जो हमने हाईलाइट किया है वो कौन सा एक गोल है जिस पे जो है, जिसके बेस पे बाकी ऑब्जेक्टिव, बाकी गोल्स जो है उसी से बेस करें, ठीक है ना। अगर वो नहीं होगा तो कंपनी विल लूज इट्स ट्रैक, यानी वो फिर कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। तो वो कौन सा गोल है जी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। अगर हमारा गोल नहीं होगा तो कंपनी का कोई ट्रैक नहीं होगा, आप कोई बात करेंगे, दूसरा कोई बात करेगा, तो हमें ये नहीं मालूम होगा किसकी बात सही है। तो अगर आपने एक प्रपोजल दिया, दूसरे बंदे ने दूसरा प्रपोजल दिया, तो मैनेजमेंट की जो सिलेक्शन होगी वो बेस करेगी किसी क्राइटेरिया पे, और वो क्राइटेरिया क्या होगा, वो एक लॉन्ग टर्म वन गोल होगा जिसकी बेस पे बाकी चीजें देखेंगे। तो वो क्या वन गोल है जी। Sir, in earned profit to increase the wealth of these shareholders, and together with expansion of the organization. आप कह रहे हैं कि ये वाला जो गोल है, जो पहला हमने लिखा था, ये आपका दी गोल है, यानी कि ये तो प्राइमरी गोल है, ठीक है ना। आप ये कह रहे हैं ये जो है ये आपका दी गोल है, और आपने दूसरा कहा अर्न प्रॉफिट, ये भी आपका दी गोल है, यानी कि बाकी बाकी जो गोल्स हैं वो इन दो गोल्स सेकेंडरी अंडर में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। More or less related to the vision statement, I would say that which covers environment and then personal goals as well. अच्छा, चले मैं एक सवाल करता हूँ कि विजन स्टेटमेंट में आपने एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट को हल करने के लिए, मसला हल करने के लिए आपको जो है ना एक ऐसे प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी पे जाना है जिससे आपका प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, सही है ना। और आपको जो है कोई गवर्नमेंट भी तंग नहीं कर रही कि भाई आपको एनवायरनमेंट में पैसा खर्च करें, कोई इस तरह बेहतर करें। तो क्या आपके ख्याल से कंपनी जो है वो उस पे जाएगी कि जिससे आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कम हो जाए? Yes, morally one should go for that. नहीं, Moral responsibility. मॉरल तो बात हम नहीं कर रहे, मॉरली तो सर, जाना मैं- चाहिए, हाँ, लेकिन But, जाएगी। but there is also, sir, legal requirements as well in today's world that in every organization has to comply with these rules and ठीक है, regulations, irrespective of मतलब SME अगर हम लीगल की बात करें ना तो फिर प्रॉफिट में आ जाता है। फिर तो आप ये कहेंगे लीगल अगर रिक्वायरमेंट है तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तब तो वो जाएगी। मेरा सवाल ये है, तो नहीं तो फिर तो बात ये है कि वो एक्चुअली गोल तो प्रॉफिट हो गया, गोल इटसेल्फ एनवायरनमेंट नहीं हो गया, बिकॉज आपने जो कहा ना लीगल रिक्वायरमेंट है, तो वो क्योंकि उसका हिट प्रॉफिट पे पड़ रहा है तभी जो है आपका जो है वो आपने किया है। मेरा तो सवाल ये है कि अगर हाँ जी so that would be that cost will be incurred basically to earn that profit. So that is one of the part which we can say that in terms of expenditure which company has to incorporate while planning that how they are going to accordingly they have to optimize their processes with lean management methodologies to reduce their cost of manufacturing. That is the only way afterwards. Definitely all these related to the strategies of these organizations, but somehow main goal would be definitely to earn profit, maximize their shareholders capital.
तो जो इन्होंने बात की है कि द एंड गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड एनवायरनमेंट या लीन प्रोडक्शन प्रोसेसेस दैट विल ऑल be viable if they contribute towards their end goal which is profit maximization. मतलब जो मुझे समझ में आया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अटेन करने के लिए तरीके हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द एंड गोल। जी वाह सर, मैं ये कहूँगा कि जैसे वो मैंने अभी आपको GRI के कैपिटल का भी एक बताया था ना कॉन्सेप्ट, तो उसमें ये बताते हैं कि अगर आप नेचुरल कैपिटल को आप उससे सिर्फ चीज़ें एक्वायर करते जाते हैं और उसको पे बैक नहीं करते हैं, जैसे मतलब मैंने अगर आप समझो कि कहीं पर एग्रीकल्चर हो रही है, कोई रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि उसके बाद आपके वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट ही नहीं कर सकोगे। ठीक है। इन अ लॉन्ग टर्म अगर आप किसी इन्वायरमेंट को हर्ट करके अपने प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कमा रहे हो, तो 10-20 ईयर्स के बाद, जैसे मतलब एक एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की एक एग्जांपल पुट की जाती है, तो उसमें एक बताया जाता है कि भाई वहाँ पे ट्रीज कम हो रहे थे, तो बैक इन 1980s उन्होंने डिसाइड किया कि दे वुड कंट्रीब्यूट एवरी न्यूज़पेपर एसोसिएशन 2 to 5% ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ताकि उनका जो रॉ मटेरियल है वो वुड से आता है तो वो आता रहे और वो चीपर रहे। तो उन्होंने अपने प्रॉफिट का 20 साल तक कंट्रीब्यूट करते रहे, तो अल्टीमेटली उनके वहाँ फॉरेस्ट बढ़ गए। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, उन्होंने नेचर में इन्वेस्ट किया फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, इसको पॉइंट ऑफ व्यू रख के। तो अब ये आप जो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देनी है, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म में तो आपको लग रहा है कि ये मेरे प्रॉफिट बेटर हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एनवायरनमेंट को हर्ट करना आपके लिए खतरनाक हो जाए। चलें, तो मैं तो फिर ये तो आप इसी बात को सेकंड कर रहे हैं ना, जो हम ये कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन के भाई आप सोसाइटी भी देखें, एनवायरनमेंट को भी देखें और प्रॉफिट को भी देखें, तो एक्चुअली बॉटम लाइन तो प्रॉफिट ही हुआ ना, प्रॉफिट पे ही आ जाता है अल्टीमेटली। नहीं, जो आपका आर्गुमेंट है वो ये कि क्योंकि आप एनवायरनमेंट को इसलिए देखें कि लॉन्ग टर्म के में आपके प्रॉफिट लॉस खतरा हो सकता है, तो एक्चुअली देयर इज नो ट्रिपल बॉटम लाइन, एक्चुअली द बॉटम लाइन इज योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, ठीक है ना। So you are also basically saying कि बॉटम लाइन तो प्रॉफिट ही है, बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है कि कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म में बेहतर हो, और ये बाकी सारी जो कहानियां होती हैं वो इस वजह से होती है कि वो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बताऊं कि आपका लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा सूरत हाल नहीं है कि प्रॉफिट में एनवायरनमेंट को आप सेव करने से आपका कोई बेनिफिट कोई लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, तो फिर तो कंपनी आपके ख्याल में फिर नहीं करेगी वो काम ना एनवायरनमेंट का, फिर ये इसका नहीं। सर ऐसा हो नहीं सकता ना, देखिए आप एक नॉर्मल सी बात नहीं हो नहीं, मैं तो हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात कर, हाँ मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। अगर फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा केस हो तो फिर कंपनी जो है वो प्रॉफिट के लिए ही जाएगी। आप ये मतलब तो बेसिकली फिर मैं समझाने चाह रहा हूँ कि बॉटम लाइन तो फिर प्रॉफिट ही हुआ बेसिकली, प्रॉफिट ही है सर, प्रॉफिट। तो अगर आप ये कहें नहीं, अगर आप सर जी रिजवान, एक्चुअली सर हमारे पास एनवायरनमेंट जो मैटर करता है उसमें क्वालिटी भी मैटर करती है, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी फर्स्ट अपना बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है उसको मेंटेन करे मार्केट में, देन हमारे पास आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, फिर सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। बेटर ये होता है कि हमारे पास मार्केट में जो प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है इट वुड बी कि उसको जो कस्टमर है या उसको जो मार्केट है या उसको उसके लिए लाइकली है नहीं है कि एब्जॉर्ब कर सके वो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो हीट होती है मार्केट की। तो प्रॉफिट तो तभी बनेगा जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्ट्रेंथ पकड़ेगा। जब आपका क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो आप ना ही वेल्थ बना सकते हैं, ना ही आप प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, ना ही आप एनवायरनमेंट में बात कर सकते हैं। सही, तो बेसिकली बात हाँ नहीं ठीक है आपकी बात कि क्वालिटी बेहतर हो, प्रोडक्शन प्रोसेस आपके बेहतर हो, टेक्नोलॉजिकली आप बेहतर हो, तो इससे आपकी जो है, लेकिन एक्चुअली बॉटम लाइन तो फिर वही आ गई कि प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह लें, तो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो इनिशियली हो जाएगा जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेनेंस जब आपके पास मेंटेन हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास मार्केट स्ट्रेटजीज हैं या मार्केट की जो ग्रोथ है जो हमारे पास इजीली बहुत जो है वो अपग्रेड हो जाएगी, और प्रॉफिट तो फिर इनिशियल हमारे पास कंपनी की ग्रोथ पे कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो डेफिनेटली हमें हाँ सही है, यानी आपकी स्ट्रेटजीज शुड बी बेस्ड ऑन
देखिए जब भी आप कोई आइडिया पुट इन करेंगे, लेट सपोज आपका एक आइडिया है कि हम क्वालिटी बेहतर बनाएं, मार्केट की एक्सपेंशन करें, मार्केट में अगर हम बात करें, तो वो भी जो आप आइडिया पिच करेंगे वो भी जो है आप लिंक करेंगे उसको प्रॉफिट के साथ कि भाई हम ये करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। कभी भी विदाउट प्रॉफिट आप कोई चीज़ कहेंगे नहीं ना। मतलब आपका मकसद, देखिए ना, एक पॉइंट है, मैं एक पॉइंट कहता हूँ कि आप जो है मार्केट शेयर बढ़ा दें, सही है ना, तो मार्केट शेयर बढ़ाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका आप फ्री में बांट दें। कि क्या फ्री में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे प्रॉफिट कोई आपको बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो आपका ये आइडिया वैसे ही कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई आप फ्री में। अगर आपका एंड गोल मार्केट शेयर मैक्सिमाइजेशन है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप जो है चीज़ बनाएं और फ्री में सब लोगों को बांट दें, तो आपका मार्केट टेक्निकली शुड बी मैक्सिमाइज। लेकिन वो ऐसी कुछ करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि हम बांटेंगे तो यार हम कमाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, हमारा तो कोई हम कोई बिजनेस करने आए हैं, कोई हम वेलफेयर थोड़ी है कि हम जो हमको बांट दें। तो बिल्कुल सर, कहने का मतलब एक और चीज है, छोटा सा मार्केट जो अभी आजकल मार्केट नॉर्म चल रही है, जैसे कि एक मिसाल ले लें, आजकल शेयर्स मार्केट में साजगार है। साजगार एक रिक्शे की कंपनी है जो रिक्शा प्रोडक्शन परफॉर्म करती है, बट आजकल आप देखें कि उसके शेयर्स में बहुत वो कहते हैं वॉलेटाइल जो है ग्रोथ आ रही है। वो क्यों ग्रोथ आ रही है कि उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं या उनकी जो मार्केट प्रोडक्शंस हैं, उसके कुछ प्लान्स के बेसिस के ऊपर जो है वो चीज आगे शेयर्स जो है मार्केट में आगे बड़े डाइवर्सिफाइडली ग्रोथ कर रहे हैं। अब उसके अंदर वो बहुत टाइम पहले से ये चीज प्लान हो रही थी, बट मैंने कल ही एक न्यूज सुनी कि साजगार जो है वो अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है मार्केट के अंदर। तो आज से पहले कुछ 1-2 महीने पहले ही मार्केट बहुत वोलेटाइल थी उसकी, के ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। बोर्ड मीटिंग्स के प्लान और उनके जो रिजल्ट्स थे वो काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से शेयर्स उनके बहुत अच्छे ग्रोथ पे जा रहे थे, जिसकी बेसिस पे लोगों ने ठीक ठाक पैसा जो है वो इन्वेस्ट करके अभी भी शेयर्स पे लगाया हुआ है। साजगार ये इनसाइड इंफॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, हाँ, नहीं तो आप पता नहीं लगा के क्या मार्केट गिर तो नहीं गई है? 3-4 दिन से तो बहुत बुरा हाल है मार्केट का है सर। नहीं, अभी रिस्टोर हो रही है सर। कल लास्ट टाइम फ्राइडे को 1000 पॉइंट मारे ऊपर। अच्छा, चले तो हाँ, ये कि चलें, तो ये बात जो बहरहाल जो शेयर होल्डर भी ये देखता है कि भाई मुझे फ़ायदा किस चीज़ में, वो प्रॉफिट वगैरह, इनकम वगैरह फ्यूचर के अंदर अच्छी देखता है तो वो इन्वेस्ट करता है। और मैनेजमेंट भी, तो बेसिकली ये नहीं, आप सब लोग यही कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही या शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो आप कहते हैं, ये ही आपका एंड गोल है। जी उमेश, कुछ उमेश? तो इसमें और रियलिस्टिकली जो है आपका जो गोल है, यानी कि कंपनी का बनाने का मकसद या कंपनी का काम करने का जो मकसद है वो एक होता है, ठीक है ना, वो दो या तीन नहीं होते। मैं ये जो आजकल जो कॉन्सेप्ट चला है ट्रिपल बॉटम लाइन, तो वो बेसिकली बॉटम लाइन तो एक ही है बेसिकली, ठीक है ना, देयर इज नो ट्रिपल बॉटम लाइन एक ही होती है। तो बाकी चीज़ें जो है वो बॉटम लाइन से लिंक करेंगी, तो वो फिर वो, और वो बॉटम लाइन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या आप कह लें उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह लें। अच्छा, अब दो चीज़ आती हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे यहाँ पे 2-3 हम इसको एनालाइज कर लें। अगर हम ये कहते हैं कि ये दो गोल्स को हम फिलहाल हम अभी हम छोड़ देते हैं, बाकी अगर इंडिविजुअल गोल्स की बात करें, तो अगर कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो ये गोल कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। इट वुड ऑर्गेनाइजेशन विल ओनली डेवलप फॉर डेवलपमेंट करेगी जब उसका जो है उसका कोई लॉन्ग टर्म ने अफेक्ट प्रॉफिट में आएगा, ठीक है ना, वरना ये कि ये नॉर्मली एनजीओज का गोल होता है। सोशल वेलफेयर भी इसी तरह से, एनवायरनमेंट भी इसी तरह से, ठीक है ना। आप बहुत सारी कंपनीज को देखते हैं कि वो एक ही एमएनसी, मैंने तो इस पे काम किया है, जिसमें हमने कोई 50 कंट्रीज़ के अंदर कोई 10 एमएनसीज़ की जो है ना, हमने वो CSR को देखा है, GRI किया। और दूसरा तो हमें नज़र आया है कि CSR एक्टिविटीज़ के अंदर हाँ बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन थी। सो दैट मीन्स कि अगर वो एक कंट्री के अंदर इन्वायरमेंट पे काम कर रही है तो दूसरी पे वो कहीं नहीं कर रही। सो सवाल ये है कि अगर एक फ़लसफ़ा अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो फिर वो क्यों नहीं दूसरी पे जा रही है। सो बेसिकली वो शायद उसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर जो है ये उस वक्त कर रही होती है कि जब ये इन चीज़ों की वजह से उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे कोई हिट पड़ती है, ठीक है ना। सर बताओ कि वो लोकल लेबर डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है, जब सोसाइटी पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है ना, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलती है तो लोकल लेबर को चीप लेबर मिल जाती है,
वो लेबर मिल जाती है। तो वो बेसिकली उनका बेनिफिट है कि भाई आपको लेबर मिल गई है। एक बेनिफिट ये होता है। दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो है ना आपकी कंज्यूमर सोसाइटीज़ बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो बायर अगर खड़े जाते हैं, तो बायर आ जाते हैं वहाँ पे। सोशल मीडिया पे आप कैंपेन करते हैं, खास तौर पे एफएमसीजी के काइंड ऑफ गुड्स पे, तो वो सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं, तो आपका पॉजिटिव सोशल इमेज जाता है, जिसकी वजह से लोग आपकी चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तो ये भी हो रहा होता है। तो ये जो है आप ये देखें कि आप जहाँ पे आप ये देखें जहाँ सेलर बेस्ड मार्केट है, तो वहाँ पे जो है आपको इस तरह की सीएसआर एक्टिविटी कम नजर आएगी, जहाँ एज कम्पेयर टू जहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, जहाँ पे लोग जो है डिक्टेट करते हैं, जहाँ कंपनीज डिक्टेट करती हैं, वहाँ पे आपको ऐसी सारी एक्टिविटीज कम नजर आती हैं। तो ये बॉटम लाइन जो है वो प्रॉफिट ही को फॉलो कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट की ही एक्सटेंशन होती है कि इफ इट दे विल बी इंक्रीज, प्रॉफिट होगा तभी करेंगे। इंक्रीज इन सेल्स भी जो है एक्चुअली प्रॉफिट से लिंक करता है, वरना इंक्रीज इन सेल्स तो है सबसे अच्छा ये है कि आप कॉस्ट कम कर दें, जैसे मैंने आपको बात की, तो कोई ऐसा करेगा नहीं। यानी कि कॉस्ट प्राइस कम कर दें, तो प्राइस कम करने से आप सेल्स बढ़ जाएगी, बिकॉज दुनिया यानी कि रूल यही है कि इफ़ यू वांट टू से इंक्रीज द सेल्स यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस। तो प्राइस जो है खास लेवल तक से ज़्यादा कम आप करेंगे नहीं, बिकॉज वो प्रॉफिट पेड कर पड़ेगी, तो अल्टीमेटली गोल जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हो जाता है। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फुलफिल द डिमांड, तो अगेन डिमांड फुलफिलमेंट उस वक्त होगी कि व्हेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें R&D हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंपनी जो है ये तो खैर ये तो बड़ा कंटेस्टेबल काम हो गया है, क्योंकि कंपनीज इस वक्त जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। आपको पता है आजकल इंडस्ट्री 4.0 का स्टैंडर्ड आया हुआ है, जहाँ पे ऑटोमेशन हो रही होती है, लोग कंपनीज कहती हैं हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए नहीं। सही है। तो ये चीज़ जो है कम कंपनीज जो है ये फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज उनका प्रॉफिट मोटिव जो है उसको डिक्टेट करता है। अगेन इंक्रीज मार्केट शेयर, हमने ये बात अभी कर ली। गेटिंग द मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स, हाँ, इफ द प्रोजेक्ट इफ दैट इज बेस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, तो अगेन वो बेहतर होगा। ग्लोबल तो एवरीथिंग, ग्लोबल फुटप्रिंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, इंक्रीज इन एसेट्स इटसेल्फ जो है कोई मायने नहीं रखता, अनलेस के वो एसेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट ना करे, वरना बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो जाती हैं। एम्प्लॉय वेलबींग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये अगेन एम्प्लॉय बेहतर होंगे तो कंपनीज बेहतर होंगी और कंपनीज ज़्यादा बेहतर कमाएंगी बेसिकली। डाइवर्सिटी भी इसी तरह से है कि आप जो है अपने रिस्क कम कर रहे होते हैं। ईज़ ऑफ फंडिंग जो है वो क्या है कि आप अपनी कंपनी की पोजीशन बेहतर करें कि फंड आपको सस्ता मिल जाए। फंड सस्ता इसलिए मिलेगा कि आपका जो है प्रॉफिट बेहतर हो जाएगा, बिकॉज कॉस्ट कम हो जाएगी। मार्केट द प्रोडक्ट, ऑफिस आर्किटेक्चर, वही जो हमने बात की, ऑफिस को आप बेहतर तरीके से रखेंगे। ऑर्गोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं कि आप जो है ना तो आपकी इकोनोमाइजेशन होगी, लोग ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इम्प्रूव द ब्रांड इमेज, अगेन ब्रांड इमेज विड लीड टू प्रॉफिट। सही है। मार्केट पेनिट्रेशन, इम्प्रूव पैकेजिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, गिविंग टू स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स की जो गिविंग है, जो हम ये बात करते हैं कि दे आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एक स्टेक, इसके अलावा इन्वेस्टर्स, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली जो वो बात है कि किसको फ़ायदा पहुंचाएं, तो वो इन्वेस्टर ही होता है। गिविंग टू स्टेक होल्डर तो सारे हर एक को नहीं है, इन्वेस्टर को फ़ायदा, जो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो फॉर इन्वेस्टर्स होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और बाकी चीज़ें जो है वो सबसर्विएंट होती है टूवर्ड्स दैट इन्वेस्टर्स अप्रोच। तो कंपनी एक्चुअली गिव प्राइमरीली टू इन्वेस्टर्स, और सेकेंडरी फिर होता है क्योंकि उसकी उस इन्वेस्टर के उसके प्रॉफिट का टाइड है बाकी स्टेक होल्डर्स, तो इस वजह से दूसरों को भी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाँ, ये एक पॉइंट है जिसमें हम कहते हैं कि आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी R&D वगैरह पे खर्च करें। तो इसमें भी आप ये समझ लें कि टेक्नोलॉजी भी जिस पे भी आप खर्च करेंगे, तो उसके बाद जो आपकी जो चीज़ बनेगी, अगर मार्केट में बिकी नहीं तो उस टेक्नोलॉजी को फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले मार्केट डिमांड की बड़ी ज़रूरी है कि वो मार्केट में उसकी डिमांड मौजूद है या नहीं है। सही है। तो आजकल की दुनिया डिमांड ड्रिवन है, इट्स नॉट अ सप्लाई ड्रिवन। आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ बना दें लेकिन उसकी डिमांड नहीं होगी तो वो चीज़ फेल हो जाएगी। वो अगेन डिमांड इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है रिवॉल्व करती हैं इन दो पॉइंट्स पे जो इन्होंने शुरू में बात की है। शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, इसको हम ये कह लेते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। दूसरा है अर्न प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
तो ये दो गोल जो हैं ये हमने शॉर्टलिस्ट कर दिए कि अब सवाल ये है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन दो गोल्स में फ़र्क क्या है? कोई बताएगा? एनीबॉडी? So both are interrelated. तो मैं ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक तरह से वेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा जैसे कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट डालती हैं, जो पीएनएल के थ्रू रूट नहीं होती। जस्ट लाइक मार्केट के अंदर शेयर प्राइस बढ़ गई किसी प्रॉपर्टी की, तो वो उससे जो है ना आपकी मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर बड़ी, जिससे वजह से आपकी बैलेंस शीट डायरेक्ट इंक्रीज कर गई। तो जो पीएनएल के थ्रू रूट होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेटली शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा, लेकिन वो पीएनएल के थ्रू रूट करेगा। लेकिन जो कुछ चीज़ें डायरेक्टली चली जाती हैं, जो उसको कहते हैं ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आजकल जो है स्टेटमेंट आ गया है, तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू, जैसा रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको बेनिफिट हो गया कोई, और आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है उसमें बेनिफिट हो गया। सही। तो वो ये इन्होंने एक टेक्निकल बात की है आप साहब ने कि प्रॉफिट जो है वो रूट होता है थ्रू इनकम स्टेटमेंट, और वेल्थ जो है समथिंग वो अदर देन इनकम डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाती है। मैं कॉन्सेप्चुअली फ़र्क बता दूं, मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको फ़र्क बता दूं प्रॉफिट और वेल्थ में क्या फ़र्क है। मैं एक एनालॉजी से आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज आपके एक टब है, टब में पानी गिर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें कि वो जो एक टैप खुला हुआ है उस टैप से पानी एक टब में गिर रहा है, तो मैं कहूँ कि वो उस टैप से कितना पानी गिरा तो वो हो गया प्रॉफिट, और टब में कितना पानी है वो हो गया वेल्थ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इज अ काइंड ऑफ इनकम मेजर कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं एज अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एट पीरियड के हिसाब से कि इस वक्त से इस वक्त तक कितना पानी गिरा तो वो प्रॉफिट हो गया। टोटल पानी कितना है वो वेल्थ है। तो अब सवाल ये है कि वेल्थ इज अ फंक्शन ऑफ करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है ना। अगर आज हम पोटेंशियल वेल्थ देखें तो वो डिपेंड करता है फ्यूचर प्रॉफिट्स और करंट प्रॉफिट। तो सस्टेनेबल प्रॉफिट को हम वेल्थ कह सकते हैं। देखें, प्रॉफिट तो आप एसेट बेच के ही बना सकते हैं टेक्निकली। आप एसेट बेचें तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? गेन ऑन सेल्स ऑन एसेट रिकॉर्ड करेंगे आप, और इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बन जाएगा, यही है ना। तो लेकिन क्या उससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जी, कोई बताएगा? Sir, बढ़ेगी, but we can say that in thin line that profit is related to the sales of the goods actually, not the current assets. Is it true? देखिए ना, अगर आपने जो है सेल, आपने एक एसेट बेच के सेल, गेन ऑन सेल से प्रॉफिट बनाया, तो क्या होगा कि क्योंकि आपने वो एसेट बेचा है तो फ्यूचर के प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो एक्चुअली आपकी वेल्थ बढ़ेगी नहीं, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एसेट जो फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करना था वो आपने सेल कर दिया। तो बेसिकली प्रॉफिट जो बनाना जो है, प्रॉफिट इज एक्चुअली वेल्थ इज बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर मैक्स प्रॉफिट जो आपके आते हैं उसको कहते हैं वेल्थ। तो जो एंड गोल जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। हमारा एंड गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हम इसको भी अगर इल्यूमिनेट कर दें तो एक्चुअली शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ना, ये हमारा प्राइमरी गोल है, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इज अ फंक्शन, यानी वो एंड अप होता है वेल्थ के अंदर, ठीक है। और प्रॉफिट कम या ज़्यादा होगा तो उसका अफेक्ट वेल्थ पे। तो हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट किसी पे फोकस नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टर्म वेल्थ पे फोकस करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो एक गोल जो है कंपनी का जो है वो है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जी अब्दुल हसीब, कुछ कह रहे हैं आप? जी सर। Sir, so in other words, we can say the wealth maximization. हाँ बोलें। In profit. सॉरी, मैं समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं। So sir, the definition of the wealth maximization is the profit which is sustained, right sir? बिल्कुल। So in other words, we can say that this is a retained profit, or this won't be appropriate. सस्टेन्ड का मतलब देखें, ये मैं हम जैसे आपकी बात की ना, ये हम फ्यूचर की बात करते हैं। सस्टेन प्रॉफिट का मतलब ये है कि देखें, सबसे पहले तो समझ लें कि जो वेल्थ जो होगी ना, वेल्थ क्या है? क्या वेल्थ पास्ट इवेंट पे बेस करेगी क्या, या वेल्थ फ्यूचर इवेंट पे बेस करेगी? ये भी एक समझने की बात है ना। यानी हमने जैसे एनालॉजी में कहा कि जो वेल्थ है वो पास्ट प्रॉफिट ही वेल्थ बन रही है, ठीक है ना।
लेकिन अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो जो वेल्थ का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है फ्यूचर के आने वाले चीज़ों के बेस पे। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट कहता हूँ कि पी फ्यूचर में रेशियो अगर हाँ शेयर्स अगर जी जी बाप साहब क्या कह रहे हैं? सर, मैं कह रहा हूँ शेयर्स का पी रेशियो क्या होता है? यही तो होता है कि आप प्राइस कहते हो कि इतना, हाँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो यही बता रहा था कि फ्यूचर में इतने प्रॉफिट्स आएंगे। तो अगर हम ये कहें कि जैसे एक गाड़ी है, अब आपने गाड़ी खरीदना है तो आपने एकदम से खबर आई कि इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई है और गाड़ियों की प्राइस बढ़ने लगी, तो आपने जो है ना वो अगर कोई गाड़ी 10 लाख की थी तो आपने वो एकदम से 15 लाख की हो गई है। तो वो जो 15 लाख की जो गाड़ी हो गई है उसकी प्राइस यानी कि उसकी वेल्थ यानी यानी उस गाड़ी की वैल्यू जो है वो 15 लाख की जो है वो इस वजह से नहीं है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो 15 लाख की है, वो तो टेक्नोलॉजी 10 लाख की है ना जो उसकी अपनी है। लेकिन फ्यूचर के अंदर उसके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ गए हैं, ठीक है ना, फ्यूचर के अंदर, क्योंकि तो वेल्थ जो का जो एक है अमल दखल तो वो भी है कि जो आपका करंट पे है और एक फ्यूचर का भी है। और ज़्यादा जो अमल दखल है वेल्थ का वो बेस करता है फ्यूचर के उस पर कि भाई कल को आप इससे कितना बेनिफिट उठा सकते हैं कोई भी चीज़ की वैल्यू से, जिसको हम तो वैल्यू कहते हैं। तो प्रॉफिट जो है दैट विल ऐड हिम इनटू द वैल्यू। तो हम ये कहते हैं कि फ्यूचर के सस्टेनेबल प्रॉफिट यानी कि अगले आने वाले सालों में भी वो प्रॉफिट करे तभी उसकी वैल्यू बनेगी। अगर आज आपने प्रॉफिट किया और कल आपने प्रॉफिट नहीं किया तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी, जबकि प्रॉफिट आपका हो जाएगा। सो वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और ये ही वैल्यू जो है शेयर होल्डर्स वेल्थ कहलाती है। क्लियर है? थैंक यू सर सर। ये जी सर इसकी एक एग्जांपल भी थी कि जब ये 3G 4G आ रहे थे हाँ मुशर्रफ के दौर में, तो इन्होंने ना एयर स्पेस सेल की थी। उससे पहले उसकी हाँ कोई वैल्यू नहीं थी उसकी वैल्यू एयर नहीं थी, स्पेस, और वो बिल्कुल। तो मिलियंस और बिलियंस में सेल हुई है एयर स्पेस मोबाइल हाँ नेटवर्क्स को। वो और स्पेक्ट्रम जो होता है आपका स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, तो और वो रहमान ने करा था इसके पर इन्होंने ना, हाँ हाँ तो वो 1 बिलियन समथिंग पे जो है उसमें गया था। तो वो वाली बात ये सही है कि उसकी अपनी क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है स्पेक्ट्रम की वो, लेकिन वो सारी जो वैल्यूइंग है वो एक्सक्लूसिव राइट्स की बन जाती है, लाइसेंसिंग की, कि उसके बाद जो है आपका वो यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट है। तो एकदम से जो है फ्यूचर जो वो जो पैसा जो दिया गया है वो करंट पे नहीं दिया गया, वो फ्यूचर के बेनिफिट पे दिया गया। बेनिफिट पे मोबाइल कंपनियों ने पे किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली वैल्यू फ्यूचर पे होती है, तो इसी वजह से जो है शेयर होल्डर्स जो वेल्थ होती है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट बट एक्चुअली इट इज मोर सो बेस्ड ऑन द फ्यूचर इवेंट्स। तो फ्यूचर हम में आप बैलेंस शीट पे जो देखते हैं वो सब वो वेल्थ अकाउंटिंग वाली होती है, वो हिस्टोरिकल इवेंट पे होती है ज्यादातर। उसमें कुछ यार कुछ मैं इस पे ना मैं आगे जाके जब हम ये बात करेंगे इनकम बैलेंस शीट तो मैं इस पे ये पॉइंट रेज करूंगा कि जो हमारा देखने का जो अंदाज है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखती है, जबकि तभी हमारे पास एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेशन आती है जब आप कंपनी को सेल करने जाते हैं। तो जो हम जब कहते हैं ना मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में तो वो क्यों डिस्क्रिपेंसी होती है? इस वजह से कि बुक वैल्यू जो है वो पास्ट की होती है, मार्केट वैल्यू फ्यूचर की होती है, सही है ना। तो बैलेंस शीट ही जो है वो क्योंकि पास्ट की होती है तो उसको जो है नज़रिया देखने का विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट कि व्हाट वुड बी द ऑल्टरनेटिव थ्योरीज जो मार्केट में मौजूद हैं कि जिससे आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल तो वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, और फ्यूचर इवेंट्स का जो है उसका इफेक्ट जो है वो प्राइस पे पड़ रहा होता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी जो है दैट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेसिकली। अच्छा, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है अगर उर्दू में बात की जाए? वो ये है कि शेयर होल्डर्स को मालदार करना, यही है ना, यानी कि शेयर होल्डर्स की मालियत में इजाफा करना, यानी उसकी वेल्थ बढ़ा देना, उनको मालदार कर देना। बेसिकली फर्म का ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स को मालदार करना ही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे मालूम हो कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, क्योंकि इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई हम इसको हम इसकी लिखते हैं कि शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन अगर होगी तो हम ये समझेंगे कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। तो हम इसको एज अ प्रॉक्सी कह लेते हैं कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज एक्चुअली शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है ना ये लिख सकते हैं कि एक्चुअली इट्स अ शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन। तो जहां से ये लिखा है गोल्स ऑफ द प्राइमरी फाइनेंशियल गोल इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विच ट्रांसलेट्स इनटू मैक्सिमाइजिंग द शेयर प्राइस। तो शेयर प्राइस जो है वो मैक्सिमाइज जो है वो अगर होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। और शेयर प्राइस जो है कब मैक्सिमाइज होगी? जब सस्टेनेबल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई
कोई इसमें आगे कुछ कहना चाहे तो प्लीज। तो हमने जो है एक बहुत बड़ा मसला एक हल कर दिया कि कंपनी का एंड गोल क्या हो, जिसकी बेस पे हम किसी भी चीज़ को एसेस करें। तो वो कंपनी का जो एंड गोल है वो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। तो इस गोल को लेते हुए कंपनी जो है एक इट सीम्स टू बी अ सेल्फिश एंटिटी, सेल्फ केयरिंग एंटिटी, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट को देखने वाली चीज़ है, या कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखने वाली चीज़ है। और ये जो है ये नहीं कोई 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 बहुत अच्छी चीज़ नहीं है बेसिकली। यानी इसका मतलब यही हुआ ना, यानी हमने बड़े अच्छे अच्छे गोल्स डिस्कस किए और हमने ये कहा कि भाई जो है ये सारे गोल्स जो है एक्चुअली एक तरह से ख़राब से गोल में चले जाते हैं, और वो दैट इज़ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो बहरहाल तो कंपनी इज़ द वे इट इज़, सही है। तो सवाल ये आता है कि डू द फर्म्स हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट लार्ज, सोसाइटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब हम ये कहते हैं ना कि गोल तो बड़ा, ये तो बहुत सेल्फिश टाइप का गोल है कि भाई मालदार करना अपने शेयर होल्डर्स को, तो क्या फर्म हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, नंबर 1। नंबर 2, इज शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन इज गुड और बैड फॉर सोसाइटी, एंड नंबर 3, शुड द फर्म बिहेव एथिकली। तो ये कुछ सवालात आपके जहन में आते हैं कि भाई ये अगर हम ये सब कहते हैं तो ये एथिक्स का कहाँ जिक्र आ गया और सोसाइटी का क्या होगा, तो इसका कोई जवाब देगा? सर मैं एक चीज़ ऐड करूं? जी बाप साहब। सर मैं कह रहा था कि ज़्यादातर ये बहस की जाती है कि एथिकली करा जाए, क्या करा जाए। सर मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब पता नहीं दूसरे लोग एग्री करें ना करें, हिसाब किताब हमें देना है ऊपर जाके। क्या फर्म को देना है, कंपनी को देना है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं देना है। तो वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, तो वो उसको क्यों इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए कि मैं वेलफेयर का क्या काम कर रही हूँ या मैं ये सोसाइटी में क्या कर रही हूँ। वो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो उसका है और शेयर होल्डर प्राइस वैल्यू है, मेरे ख्याल से तो सही ऑब्जेक्टिव है ये। क्योंकि ये जो बिजनेस फर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अपने शेयर होल्डर को वैल्यू दे देना। तो शेयर होल्डर का काम ये है कि उसको वेलफेयर करना होता है, क्योंकि वो उसको ऊपर जाके हिसाब देते हैं। यानी आप ये कह लें कि भाई आप कंपनी तो फुल निचोड़े जहाँ तक उसका हाथ आए, और उसके बाद जो है आप उसका बेनिफिट शेयर होल्डर को पास ऑन कर दें, और शेयर होल्डर वही पैसा वापस सोसाइटी में तकसीम कर दें, क्योंकि अल्लाह को मुंह दिखाना है बेसिकली। यही है ना, एक ब्लंटली मैं ये कह रहा हूँ, ब्लंटली ये कह रहा हूँ। एक्चुअली तो यही है। देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ना सारे वो ऊपर से चीज़ें निकाल के ना हम ब्लंटली कोर कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे ना। तो ब्लंटली तो ये बात है ना कि कंपनी जो है वो क्योंकि उसको अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, क्योंकि कंपनी की कोई चीज़ होती नहीं है। तो एक्चुअली कंपनी इज बेस्ड ऑन शेयर होल्डर्स। तो कंपनी, तो क्या ये लॉजिक सही है कि कंपनी के लिए कोई पूछगछ नहीं है, सिर्फ हमें शेयर होल्डर को देखना है, और असल में पूछगछ शेयर होल्डर्स की होगी तो एक्चुअली कंपनी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जारी रखे, उसके बाद जो है जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास है वो खैरात ज़कात खैरात कर दे, सदका कर दे, लोगों को सोसाइटी में तकसीम कर दे। ठीक है ना? और कोई इसमें ऐड करेगा कोई? Sir, although it's an artificial person as an entity, but at the same time, these legal, you can say that law, which become obligatory for the entity to act as a real person. So in that perspective, we can't say that it is a virtually it is a separate sort of artificial person. It is acting like a real person as well. So according to that, it has to follow these ethical rules and take care of the society at large. सही, वो एथिकली इसलिए है कि वो आपने कहा कि बिकॉज वो आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन बिकॉज लीगली जो है वो एक इंडिविजुअल है। तो लीगल फॉर्म में अगर कोई कंपल्शन मौजूद होती है सोसाइटी के लिए तो वो कंपनी फॉलो करे। जैसे हम ये कहते हैं कि लॉ यानी एक क्राइम और गुनाह, सिन, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना? बाज़ दफ़ा गुनाह तो होता है लेकिन वो क्राइम नहीं होता, बाज़ दफ़ा क्राइम होता है, गुनाह नहीं होता। तो हम अगर गुनाह और सवाब पे जाएंगे तो वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। हम लीगली देखते हैं कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ बेसिकली। तो अगर क्राइम हुआ है कोई लीगल फॉर्म में तो फिर वो चीज़ है, तो कंपनी जो है वो लीगल फॉर्म में देखे।
ये वाली बात कि शेयर होल्डर जो है वो मर रहे हैं या जिंदा हैं या कैसे हाल में है या सोसाइटी कैसी है, या ये कि हमें तो वो चीज़ जो है कंपनी जो है वो फॉलो ना करे। बेसिकली लीगली जो 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 है जो हमें गाइडलाइंस हैं वो कंपनी को देखना चाहिए बेसिकली। और ये वाली बात कि सोसाइटी के लिए मॉरलिटी और एथिकलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल्स का है। आपके पास पैसे आए, आप अपनी चीज़ को उसमें खर्च करें बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट ये बन रहा है बेसिकली, जो अभी आप लोगों की बात से मुझे नज़र आया। ठीक है ना? और कोई इसमें ऐड करेगा? सर इसमें आप ये कह रहे हैं कि मॉरलिटी शेयर के लिए है और लीगलिटी फर्म के मैं लिए। कह नहीं रहा, मेरा अपना व्यू तो ये नहीं है, लेकिन ये कि हाँ मतलब हम लोग जो कह रहे हैं द व्यू दैट इज प्रेवलेंट, जो हम समझते हैं, क्योंकि हमने जो है बड़ा एक ऑब्जेक्टिव को बड़ा क्लासिफाई कर दिया एक सेल्फिश कॉन्टेक्स्ट में। तो इस पॉइंट से मैं कह रहा था कि फर्म का तो फिर व्यू ये है। तो अगर हम मॉरलिटी को बात करें, एथिकलिटी को बात करें, तो वो कहाँ से आती हैं? तो वो आपकी बात ये सही है, ये जो आपने जो बात की ना कि फर्म जो है क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्लाई करती है, तो ये जो सोसाइटी तक जो है वो कैसे पहुंचती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका जवाब जो है पहला, डू फर्म एनी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि भाई डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन जो है सोसाइटी में अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शेयर होल्डर्स वेल्थ मुतासर होगी, इस वजह से दे विल बी वर्किंग फॉर सोसाइटी। इस तरह से दूसरा सवाल ये, इज शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन गुड एंड बैड फॉर सोसाइटी? भाई देखें ना, शेयर प्राइस मैक्सिमाइज होगी तो लोगों की वेल्थ में इजाफा होगा, जब वेल्थ में इजाफा होगा तो लोगों को आसानियां तकसीम करेंगे। हमारा दीन भी ये कहता है कि यार आप लोगों को परचेजिंग आसानियां, पावर बढ़ेगी, है ना, परचेजिंग पावर लोगों को बढ़ेगी। आसानियां तकसीम करें, लोगों को लोग जो है उससे अपना गुजर बसर बेहतर तरीके से कैसे करेंगे, तो सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा तीसरा है, शुड द फर्म बिहेव एथिकली? अगर तो आपकी एथिकलिटी जो है वो लॉ के अंदर बाइंड हो रही है, जैसे मैंने बताया, तो वो बिल्कुल बिहेव करेगी, एथिकली बिहेव करेगी। या तो लॉ के अंदर बिल्ट इन हो रही है, या ये कि उसकी वजह से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्ट होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका लॉ वगैरह तो नहीं कहता, लेकिन आपकी जो कंज्यूमर सोसाइटीज बड़ी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर के अंदर आपका इमेज मुतासर होता है। इस वजह से भी फर्म जो एथिकली जो है वो एक्ट करेंगी। कॉर्पोरेट तो इमेज। कॉर्पोरेट इमेज कह लें उसको। तो इस वजह से भी फर्म, तो एक्चुअली तो बेसिकली फर्म तो इट इज़ अ सेल्फिश एंटिटी बेसिकली, ठीक है ना, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे एक्ट कर रही है। लेकिन ये फर्म का आउटकम जो है दैट वुड बी मोर सो वुड बी एन एथिकल आउटकम। वाई? बिकॉज उसका सेल्फ इंटरेस्ट ही डिक्टेट करेगा टू बेनिफिट एथिकली। तो ये वाली बात है। और वैसे भी हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें तो हम भी जब एथिकली बिहेव करते हैं, मॉरली बिहेव करते हैं, तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ही करते हैं बेसिकली। क्योंकि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला कहता है आप जन्नत में जाएंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छे काम करेंगे तो आपका पड़ोसी जन्नत में जाएगा। तो क्योंकि आपका जो बॉटम लाइन इटसेल्फ आपकी अपनी सेल्फ है। तो आप जो हैं, हम भी जो है सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं, तो इसी तरह से हम ये, लेकिन हमारा पैराडाइम जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, कंपनी का पैराडाइम शॉर्ट टर्म होता है। तो ये चीज़ है कि कंपनी जो है इटसेल्फ इज अ प्रॉफिट मेकिंग काइंड ऑफ अ सेल्फिश काइंड ऑफ एंटिटी। अच्छा, अगर हम किसी वर्ल्डली ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर थोड़े उसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई कंपनी को ऐसा होना चाहिए, जैसे हमने कहा ना, कंपनी वुड बी अ सेल्फिश एंटिटी एंड देन द बेनिफिट वुड, द रेसिपिएंट वो जो है दैट वुड बी सोशल रिस्पॉन्सिबल। तो जैसे हमारे यहाँ शुरू में पुराने ज़माने में जब हम रिलीजियस बात करें, वक्फ वक्फ का एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जब आपकी जो बहुत बड़ी एंटिटी होती थी वक्फ वक्फ होती थी। तो वक्फ मीन्स के जो है आपने किसी एक पर्पस के लिए आपने एक एंटिटी को फॉर्म किया, ठीक है ना, और वो पर्पस जो था वो वक्फ कहलाता था। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रिलीजन का भी इफेक्ट होता था। तो ये इस तरह की एंटिटीज जो हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है और ये प्योरली प्रॉफिट मेकिंग है। इस्लाम के अंदर जो बड़ी एंटिटीज बनी हैं, जो पुराने ज़माने से आज तक भी चल रही हैं, बहुत से हज़ारों साल से चल रही हैं, उसमें जो है जो कॉन्सेप्ट था वक्फ का था कि जिसके अंदर जो है जब वक्फ के अंदर एक्चुअली सोशल सोसाइटी का बेनिफिट भी शामिल होता था, ठीक है ना। तो उसके उस वो, हाँ, वो हालांकि प्रॉफिट बना रही होती थी, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉसी एनजीओ टाइप ऑफ थिंग।
तो ये कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा से। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल चेंज हो गया। आजकल हम ये कहते हैं कि नहीं, ये जो फलाह का काम है ये इंडिविजुअल लेवल का काम है, इसका जो है ना कलेक्टिव उससे ताल्लुक नहीं है। तो कलेक्टिवली यू मेक प्रॉफिट एंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस आप जो है ना उसको आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। ये कोई पुराना नहीं, इतना कोई ये 200 साल का जब से कंपनीज बनी है उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। सो यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो एनी फर्दर आर्गुमेंट, कोई ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट कोई करना चाहे तो देन विल मूव ऑन टुवर्ड्स। जी चलें। तो इस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइस, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अब यहाँ तक विल क्लोज। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। आई थिंक हमारे पास टाइम जो है 11:30 हो गए ऑलमोस्ट। सो इफ़ यू हैव टू से यानी कोई और इसमें कोई सवाल है, कोई चीज़ है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, ठीक है। जी सर